हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम हेमन और आज हम स्टार्ट करेंगे सब कल्चर टॉपिक बाय डेनिस कैवनाग। तो इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, सब कल्चर क्या होता है। आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो में पॉलिटिकल कल्चर के बारे में समझा होगा, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सब कल्चर रिफर्ड एक सब कल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ये डेनिस कैवनाग ने दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ये। अगर हम बात करें कि सब कल्चर होता क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से याद करवाती हूँ पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। तो मैंने आपको समझाया था कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। पॉलिटिकल कल्चर रिफर्स टू कि एक टाइम पे जो लोगों का पॉलिटिक्स के प्रति व्यू है, ठीक है, पॉलिटिक्स के प्रति उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, उनका भरोसा क्या है, उनका कह सकते हैं आप परसेप्शन क्या है, ये सब पॉलिटिकल कल्चर को रेफर करता है। लेकिन यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स इंक्लूडिंग डेनिस कैवनाग कि एक ही पॉलिटिकल कल्चर के अंदर डिफरेंट तरीके के सब कल्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक एक नेशन है जैसे कि इंडिया है तो उसमें एक ही तरीके का पॉलिटिकल कल्चर रहेगा। ये एक तरीके की मिथ है। बिकॉज देखिए, अगर आप किसी पुअर लोगों के पास जाएंगे, ठीक है, इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इसको स्टीरियोटाइपिकली मत ले लेना। अगर आप किसी गरीब के पास जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको इससे पहले मटेरियलिस्टिक और पोस्ट मटेरियलिस्टिक नीड्स के बारे में समझाया था। तो जो इंसान अपनी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहा है, वो पॉलिटिक्स पे कहाँ ध्यान देगा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि उनकी सोच पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ अलग रहेगी। तो ये एक सब कल्चर हो गया। सिमिलरली अगर आप एलिट ग्रुप के पास जाते हो जो बिजनेसमैन है, तो उनकी सोच पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ अलग रहेगी। वो चाहेंगे कि हमें अलग तरीके के बेनिफिट्स मिले थ्रू दी पॉलिटिकल सिस्टम। वो ऐसी पार्टी को लाना चाहेंगे जो अमीरों से टैक्स कम ले, वो ऐसी पार्टी को लाना चाहेंगे जो बिजनेसमैन को हेल्प करे। तो पॉलिटिकल कल्चर जो है एक नेशन में पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये एक मिथ है कि एक समझ लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का पूरा जो पॉलिटिकल कल्चर रहेगा, समझ लीजिए वो सेम या यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं है। ये बात आपको समझनी है। और कैसा रहेगा पॉलिटिकल कल्चर? पॉलिटिकल कल्चर जो है वेरी करते रहेगा, अलग अलग जगह पे वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि वो कहाँ का कल्चर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल कल्चर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सब कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। और ये सब कल्चर जो है डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का ग्रुप है। और इसी को जो है डिवाइड करते हैं डेनिस कैवनाग डिफरेंट टर्म्स में। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ जो है एक टाइम पे एक सब कल्चर बनाती है। तो देखिए, यहाँ पर बताते हैं पॉलिटिकल कल्चर का उन्होंने एक वर्क लिखा था जहाँ पर उन्होंने 4 तरीके के सब कल्चर बताए थे। एलीट वर्सेस मास सब कल्चर। देखिए, जो एलीट ग्रुप होता है और जो मास होता है, जो अमीर है 10% लोग, उनका पॉलिटिकल कल्चर अलग रहेगा फ्रॉम द मास, ठीक है। सेकेंडली कल्चरल डिवीजन विद इन एलिट्स। जो एलिट्स भी होते हैं उसमें अलग अलग कल्चर के लोग बिलोंग करते हैं। हो सकता है एक अलग रिलीजन के हो, एक अलग रिलीजन के हो। तो एक रिलीजन के अंदर हो सकता है कि वहाँ पर जो है पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हो, और एक रिलीजन ऐसा हो सकता है जो पॉलिटिकली बैकवर्ड हो। ये हो सकता है। जनरेशनल सब कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपका जो व्यू है पॉलिटिक्स के टूवर्ड्स, वो अलग होगा आपके पेरेंट्स से। ऐसा होता है अक्सर। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आप जो है एक अलग तरीके का परसेप्शन रखते हैं। आप जिस तरीके की स्टडीज़ करते हैं, आप पर्सनैलिटी पे पढ़ते हैं, आप जो है कहीं न कहीं सोचते हैं कि चलिए हम डेवलपमेंट के तरीके से जो है गवर्नमेंट को जज करें। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स उस तरीके से ना सोचते हो, वो रिलीजन को एम्फसिस करते हो, वो कल्चर को एम्फसिस करते हो। तो जनरेशन वाइज सब कल्चर में फ़र्क आ जाता है। फोर्थ है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया। इंडिया के केस में आप कास्ट ले सकते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए स्केड्यूल कास्ट का अलग सब कल्चर होगा, स्केड्यूल ट्राइब का अलग सब कल्चर होगा, और जो है ब्राह्मण का सब कल्चर अलग होगा। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पॉलिटिकल कल्चर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसके बेसिस क्या होते हैं? इसके 4 बेसिस होते हैं। ये डिवाइडेड है किसके द्वारा? कैवनाग ने इसको बताया है, डेनिस कैवनाग ने, कि 4 तरीके से ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक एक के बारे में आपको डिटेल में यहाँ बताया जा रहा है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। तो एलीट वर्सेस मास कल्चर बताता है कि किस तरीके से जो एलीट ग्रुप होता है। देखिए, एलीट होता क्या है? एलीट सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं होता है। एलीट जो है एक ऐसा सेक्शन ऑफ पीपल होता है जो कहीं ना कहीं जिनका कल्चर डोमिनेटिंग है, जिनका वेल्थ जो है डोमिनेटिंग है, जो एजुकेशन की फील्ड में आगे हो।
ऐसे मतलब जो लोग जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे हो, उनकी हेजेमनी हो, उन्हें हम एलीट कह सकते हैं। तो जो एलीट का कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो चाहते हैं कि पूरा मास लोगों पे वो इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, अमेरिकन की जो पॉलिटिकल एलिट्स है वो लोग क्या चाहते हैं कि उनके कल्चरल नॉर्म्स जो है सब लोग फॉलो करें। तो ये एक तरीके से जो है एग्जाम्पल आपको दिया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट कल्चरल डिविजन विद इन एलिट्स, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि एक एलिट्स मतलब एलिट्स के ग्रुप के अंदर भी डिफरेंट तरीके के कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। और जब कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं तो अलग अलग कल्चर के लोगों का अलग अलग परसेप्शन भी हो सकता है टूवर्ड्स ए पॉलिटिकल सिस्टम। तो दिस इज ऑल्सो अ मेन पॉइंट। नाउ जनरेशनल मॉडल मतलब मैंने आपको अभी समझा दिया कि जब हमारे जैसे कि हमारी जो पुरानी जनरेशन थी वो हो सकता है कि थोड़ा कम पॉलिटिकली एक्टिव हो। अभी हम न्यू जनरेशन आ रही है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को बेनिफिट के लिए सोसाइटी के यूज़ करें। तो इसलिए जो है हमारा जो जनरेशन वाइज भी जो है पॉलिटिकल कल्चर चेंज होते रहता है। हमारे जो व्यूज़ है, हमारा जो परसेप्शन है पॉलिटिक्स के बारे में वो चेंज होते रहता है। जैसे कि मैंने आपको रोनाल्ड इंगलहर्ट के मॉडल में भी समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मटेरियलिस्टिक वैल्यू से शिफ्ट हो जाता है पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ में। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स जो है वो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ के मतलब मैंने रोनाल्ड इंगलहर्ट का जो आइडिया आपको समझाया था, अगर आपने समझ गए होंगे तो आपको यहाँ पर मटेरियलिस्टिक टर्म का आइडिया समझ में आ रहा होगा और पोस्ट मटेरियलिस्टिक का भी आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा। तो जनरेशन में ये गैप आ जाता है कि हो सकता है कि पेरेंट्स जो है वो मटेरियलिस्टिक हो और बच्चे जो है पोस्ट मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ के हो, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले पॉलिटिक्स में और ज़्यादा फोकस करे रेडिकलाइजेशन पे। तो आई होप ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हो चुका है। 4 तरीके के सब कल्चर जो है बताए गए हैं, जनरेशन वाले, एलीट वर्सेस मास सब कल्चर, कल्चरल डिवीजन विद इन एलीट एंड सोशल स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग अहेड, अब बात करते हैं हेजेमनी का आइडिया बाय एंटोनियो ग्राम्स्की। ये आइडिया आपने आई होप अपने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा होगा। तो एंटोनियो ग्राम्स्की का ये आइडिया बहुत फेमस है और ये एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी बताती है एक तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ग्राम्स्की जो है वो एक इटालियन स्कॉलर थे, ठीक है, इटालियन मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, पॉलिटिशियन है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि वो थोड़े से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो है टिल्टेड है, बट वो थोड़ा सा एक तरीके से फिर भी मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हुए थोड़ा सा उसमें वो चेंज भी लाने की कोशिश करते हैं। वो चेंज क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उनका एक बहुत प्यारा सा डायग्राम है, यहाँ पर शायद नहीं होगा डायग्राम उनका, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो बेसिकली मार्क्स देखिए, यहाँ पर इनका जो फोकस रहता है ना, ये थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से टूवर्ड्स कल्चर। जैसे कि मार्क्स क्या बताने की कोशिश करते हैं, मार्क्स एक अपना खुद का डायग्राम देते हैं, मतलब खुद का बताने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में जितना भी प्रोडक्शन है वो सब जो उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बेस है। लेकिन एंटोनियो ग्राम्स्की के अकॉर्डिंग बेस क्या है, उसका कल्चर जो है उसका बेस है। और एंटोनियो ग्राम्स्की ये बताते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है 2 तरीके से सस्टेन हो रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है वो ये है कि एक तो वहाँ पर फोर्सेस ऑफ कोर्जन, जिससे आप जैसे कि जेल वगैरह आपने बना कर रखा है, और फोर्सेस ऑफ डिसिप्लिन जिससे आप लोगों को रेगुलेट करते हो, जैसे एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई है ये वेस्टर्न हेजेमनी के कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुई है। और वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है आपको जो है अपनी बात मनवाने के लिए अपना कल्चर जो है वो अपने आपको इम्पार्ट कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो ये बहुत खतरनाक तरीके की पावर जो है वो यूज़ कर रहा है। कौन यूज़ कर रहा है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड ये पावर यूज़ कर रहा है। ये पावर में क्या हो रहा है, ये पावर ऐसी पावर है जिसमें आप मतलब बिना मतलब आप जो है 2 तरीके की पावर होती है, ठीक है। एक तो आपसे ज़बरदस्ती बनवा लेना और एक जिसे हम कहते हैं कि कंसेंट, ठीक है, मतलब आपका कंसेंट ले लेना। आपसे मतलब क्या कहते हैं कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप खुद मान लो। जैसे कि वेस्टर्न जो हेजेमनी है, आप आजकल खुद आप लोग जीन्स पहनना पसंद करते हो, खुद आप वेस्टर्न क्लोथ पहनना पसंद करते हो। ये वेस्टर्न हेजेमनी का एग्जाम्पल है। मतलब ये कि आपसे जो है कहीं ना कहीं कंसेंट ले लिया गया है, आपके कंसेंट को जीत लिया गया है। कैसे जीत लिया गया है, मास मीडिया से। उसके अलावा आप देखेंगे हर जगह से आपको जो है वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न कल्चर को जो है प्रमोट इतना किया जा रहा है कि आपको जो है
ये चीज़ मनवा ली जा रही है कि वेस्टर्न लोग जो है सुपीरियर है, और आप सुपीरियर दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए आप क्या करते हो, वेस्टर्न क्लोथ्स खरीदते हो, जो ब्रांड्स होते हैं वेस्टर्न ब्रांड्स वगैरह, उसको आप प्रेफरेंस देते हो ओवर इंडियन ब्रांड्स। तो ये आइडिया आपके दिमाग में जो है डालने की जो कोशिश की जा रही है, ये कैपिटलिस्ट डाल रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हैं। ग्रामर्स यही समझाते हैं कि ये बहुत खतरनाक तरीके की पावर है, इसमें आपको जो है पता भी नहीं चल रहा और आप मैनिपुलेट होते जा रहे हो, क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहा है बाय दी बाय टेकिंग योर कंसेंट थ्रू वेरियस फॉर्म्स। जैसे कि आपको मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है, और बाकी चीज़ों की वजह से जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करके कहीं ना कहीं जो है आपको वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया, आप इसको पढ़ोगे तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि स्कूल जाना तो इट्स अ कॉमन सेंस वाली चीज़ है, लेकिन ये जो इल्यूजन आपके दिमाग में बना दिया गया है, इसको धीरे धीरे आप कॉमन सेंस के रूप में फॉलो करने लग जाते हो। तो ग्रामस्की के अकॉर्डिंग जो कल्चरल हेजेमनी है, कल्चरल हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए जो है कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट जो है लोगों का कंसेंट मेंटेन करके रखते हैं, और लोगों को बोलना भी नहीं पड़ता, और वो लोग अपनी खुद से खुद जो है अपनी चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। उन्होंने जो है मार्क्स से थोड़ा हटकर, मार्क्स जो है हर चीज़ को इकोनॉमिक्स के बेसिस पे बताते थे, इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स से हटकर उन्होंने ये बताया कि ये जो है पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो कल्चरल फैक्टर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन दी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑलरेडी बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली मार्क्स के आइडिया में क्या है, सुपर स्ट्रक्चर अपने आप में एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से चेंज होता है। मतलब मार्क्स ये कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम बताया, कि एक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यही सब चीज़ों को डोमिनेट करते हैं, और बाकी जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसमें कल्चर आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, तो ये अपने आप में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो नीचे के स्ट्रक्चर्स होते हैं यही डिसाइड करेंगे कि ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। आई होप ये आपको क्लियर है। ये बेस है, इसको हम बेस कहते हैं, और इसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग सुपर स्ट्रक्चर अपने आप में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ग्रामस्की इस आइडिया को रिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि बेस तो इम्पॉर्टेंट है, बट बेस के साथ साथ सुपर स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। सुपर स्ट्रक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बताते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो किसको डोमिनेट करता है, बेस को डोमिनेट बनाए रखने के लिए, मतलब बेस को जो है मेंटेन करने के लिए सुपर स्ट्रक्चर भी हेल्प करता है। मतलब जो कल्चरल फैक्टर्स है, इडियोलॉजिकल फैक्टर्स है, जो लोगों के दिमाग में डाले जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है, प्रमोशन है, वो किया जा रहा है, इससे सुपर स्ट्रक्चर से बेस भी मेंटेन रह रहा है। इसलिए हमें दोनों लेवल पे लड़ाई लड़नी है, वो बताते हैं। हमें बेसिक स्ट्रक्चर पे भी, बेस पे भी लड़ाई लड़नी है, और सुपर स्ट्रक्चर के में भी लड़ाई लड़नी है। मतलब हमें जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, कैपिटलिस्ट हेजेमनी है, उसको तोड़ना है, और साथ साथ हमें जो है कहीं ना कहीं, जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ना इज समथिंग कि आपने सोच लिया कि हाँ भाई इंग्लिश पढ़ने से हम एडवांस हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे, बट ऐसा कहाँ लिखा है, ठीक है, कहाँ लिखा है बताइए। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया, दुनिया में कितनी कंट्रीज इंग्लिश लैंग्वेज बोलती है, बहुत सारी कंट्रीज में तो इंग्लिश लैंग्वेज को बैन कर दिया जा रहा है, बिकॉज द रीज़न कि ज़्यादातर जो है वहाँ के लोगों का जो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन करने की चीज़ कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि जो इंग्लिश में बात करेगा वो ज़्यादा जो है सुपीरियर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जिसके बारे में ग्रामस्की बताते हैं, तो ग्रामस्की कहते हैं कि हमें कल्चरल फैक्टर्स पे भी काम करना है, और हमें बेस पे भी काम करना है। और वो कहते हैं कि बेस को चेंज करना तो आसान है, चलिए आपने मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दिया, लेकिन ये सुपर स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग पे जो लोगों ने रूल कर दिया है, कि आप जो है आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड डिसाइड हो चुके हैं, ये जितने भी पेजेंट्स वगैरह, पेजेंट्रीज होती है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये जिस तरीके के वहाँ पर फैशन स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं, ये सब जो है वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। कि जिस तरीके से वहाँ पर विमेन को ड्रेसअप किया जाता है, ये सब हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे देर इज़ हैवी, मतलब आप देखेंगे हैवी पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया, कि सब इस सारे जो है फंक्शंस में, और हम इसको बहुत नॉर्मल समझने लग गए हैं कि चलिए ये जो है कल्चर बहुत नॉर्मल हो चुका है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, बिकॉज इंडिया के कंटेक्स्ट में ये जो है हमारे कल्चर को इरोड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ग्रामस्की जो है दो तरीके से डिवाइड करते हैं ये सुपर स्ट्रक्चर को, एक सिविल सोसाइटी और एक स्टेट। यहाँ पर जैसे कि ये जो बेस हो गया, बेस तो इकोनॉमिक्स का है,
और ऊपर जो है वो सिविल सोसाइटी और स्टेट है। तो सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। सिविल सोसाइटी आपस में आपके जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जिसमें स्कूल आ जाएगा, ये सब जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं आजकल आप देखिए, कोई भी स्कूल जाकर देखिए, बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स होते हैं, और उनको देखकर दूसरे नॉर्मल स्कूल्स भी आप देखेंगे, वहाँ पर किस तरीके का कपड़े बनाए जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे स्कर्ट्स, ठीक है, शर्ट, टाई, ये सब सिस्टम कहाँ से आया? ये ब्रिटिशर्स का सिस्टम है, ठीक है। टाई वगैरह पहनना और सॉक्स पहनना, ठीक है, ये सब सिस्टम हमारे उसमें इंडिया में कभी नहीं था, ठीक है। तो हमें थोड़ा सिविलाइज दिखने के लिए हम सोचते हैं किस तरीके के कपड़े पहनना है। क्यों हमारे वहाँ जो स्टूडेंट्स है वो हमारे तरीके के कपड़े नहीं पहनते, ठीक है। वो पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुर्ता पजामा पहन सकते हैं स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट पहन सकते हैं, गर्ल्स शलवार सूट पहन सकती है, बट वो नहीं पहनती। इसलिए नहीं पहनती बिकॉज वहाँ पर उनको जो है एक स्कर्ट पहनना है, सॉक्स पहनना है, पैंट पहनना है, बॉयज़ को पैंट पहनना है और टाई लगानी है। ये एक कल्चर है जो कि कहीं ना कहीं एम्फसाइज किया जा रहा है बाय दी सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वही बता रहे हैं ग्रामर्स की कि हेजेमनी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको जो है आप पे रूल किया जा रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पे रूल किया जा रहा है। सेकेंडली जो स्टेट होता है, स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर जो कैपिटलिस्ट को प्रमोट कर रहा है, कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट क्लास को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ये दोनों भी मिलकर जो है, सिविल सोसाइटी और स्टेट दोनों भी मिलकर कैपिटलिज्म को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हेजेमनी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए हेजेमनी का कॉन्सेप्ट अगर हम इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है लीडरशिप। लेकिन हेजेमनी में जो है ग्रामस्की जो बताने की कोशिश करते हैं वो सॉफ्ट पावर बताने की कोशिश करते हैं। दो तरीके की पावर होती है, एक होती है सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर वो पावर होती है जो कि आइडियोलॉजिकली आपको डोमिनेट करती है, जैसे कि मैकडोनल्डाइजेशन कहते हैं। जैसे अब मैकडोनल्डाइजेशन आपको पता होगा, मैकडोनल्डाइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि जब आप अक्सर जो है मैकडोनल्ड्स को प्रेफर करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, आप अक्सर जो है ऐसी चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो कहाँ कहाँ की है आप देखेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड की है। तो ये सब चीज़ें ऐसी क्यों है, ठीक है, ये सब रीज़न ऐसे क्यों है? द रीज़न इज़ दैट कि आपको देखने को मिलता है कि ये सब ऐसा इसलिए है बिकॉज आपके ऊपर सॉफ्ट पावर एक्ट कर रही है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें खाना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन डिशेज़, ठीक है। हमेशा अगर कोई पार्टी वगैरह होती है तो आप ये सब चीज़ें खाना प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द इंडियन डिशेज़। ये होता है, इसे हम मैकडोनल्डाइजेशन भी कहते हैं, वेस्टर्न हेजेमनी कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। आप इसे जो कहना है कह सकते हैं। तो इसे ही जो है हम हेजेमनी कहते हैं, और ये सॉफ्ट पावर है, आइडियोलॉजिकल पावर है, जो आपके कल्चर, आपके ड्रेसिंग स्टाइल, आपके फूड स्टाइल में रिफ्लेक्ट होती है। एक हार्ड पावर होती है, हार्ड पावर यानी मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर मतलब बोलते हैं ना कि जोर जबरदस्ती, बिकॉज यूएस के पास बहुत ताकत वाली जो है आर्मी है, और इसकी वजह से वो दूसरों को डोमिनेट कर सकता है, जैसे उसने इराक में किया, ठीक है। वो केस अलग है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो सॉफ्ट पावर है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बिकॉज सॉफ्ट पावर हमको दिखती नहीं है। हार्ड पावर तो हमें दिखेगी ना अगर कोई हमारा हार्ड पावर यूज़ करेगा, लेकिन सॉफ्ट पावर आपको दिखती नहीं है। और एक और बात बताई जा रही है, हार्ड पावर से आपको क्या किया जा सकता है? बॉडी पे मतलब एक्सरसाइज किया जा सकता है। मतलब हार्ड पावर समझ लीजिए क्या, लोगों को डराने धमकाने के लिए यूज़ की जा सकती है, लेकिन सॉफ्ट पावर आपके माइंड पे एक्ट करती है। और ये वेस्टर्न आइडिया जो है कैपिटलिज्म का इसलिए अभी तक के फैल रहा है क्योंकि इसने अपने अपने फेवर में कंसेंट जो है इसने जनरेट कर लिया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होगी, और ये हेजेमनिक आइडिया को जो है लोग कॉमन सेंस समझ के यूज़ कर ले रहे हैं, और ये वे ऑफ लाइफ बन जा रहा है। इंडिया का कल्चर चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी कल्चर हो, वो सब कल्चर इरोड हो रहा है। सिर्फ वेस्टर्न कल्चर आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ वेस्टर्न क्लोथ्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो ग्रामर्स बताते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स, अब इंटेलेक्चुअल्स कोई भी फील्ड में हो सकते हैं। देखिए स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर टीवी स्टार्स हो सकते हैं। आप देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स हो गए, वो लोग भी आजकल क्या करते हैं पैसों के लिए जो वेस्टर्न ब्रांड्स होते हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स वेयर क्यों ना हो, चाहे वो शूज़ क्यों ना हो। तो इंटेलेक्चुअल्स कोई भी फील्ड में हो सकते हैं। अब अगर आप देख लीजिए कोई फिल्म स्टार हो गया, अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि आप भी वो प्रोडक्ट यूज़ करो। तो इंटेलेक्चुअल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। मैंने आपको अभी बताया, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, कोई भी फील्ड में हो। तो अब अगर इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं बेसिकली, अगर वो लोग किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, तो आप लोग भी उनसे इंस्पायर होगे, राइट। तो बेसिक आइडिया इज़ दैट कि इसी चीज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे ब्रांड है, गुशी है। अब आप देखेंगे कि
ये ब्रांड्स वगैरह जो है हीरोइंस को यूज़ करती है, बड़े बड़े फंक्शंस में जो है उनका प्रमोशन करवाती है, उनको बुलाया जाता है दैट यू जस्ट कम एंड प्रमोट आवर ब्रांड। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। और इसी चीज़ों की वजह से हम इंस्पायर होके हम भी सोचते हैं कि हम भी ये ब्रांड का पर्स यूज़ करेंगे, हम भी ये शूज़ पहनेंगे, हमें भी ये करना है। और अक्सर ये जो ब्रांड्स होते हैं ये इंडिया के कभी नहीं होते। ये जो जितने भी आप देखेंगे ब्रांड्स वगैरह ये सब जो है आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के होते हैं। और हमारे बहुत ज़्यादा जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो हमारा कम होते जाता है, और हमारा जो इंडिया का पैसा है वो बाहर जाता जाता है व्हेन वी बाय सच ब्रांड्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इंटेलेक्चुअल्स का रोल है, ग्राम्स्की कहते हैं। इसमें भी आप देखेंगे एक तरीके के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। अभी आज के टाइम पे आप जो देखेंगे जो मेजर पीपल है, जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स पर्सन, इंजीनियर्स, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट्स, या फिर जो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास के बाद इमर्ज हो रहे हैं, तो ये सब जो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं। और यही लोग कैपिटलिज्म के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरे हैंड पे जो है वो है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। अब ये ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स ये लोग होते हैं जो बेसिकली आप बात करते हैं जिनके बारे में, जो लोग कहीं ना कहीं पहले से बहुत टाइम से बने होते हैं। जैसे कि इंडिया के केस में आप ले लीजिए तो ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वो उनको इंटेलेक्चुअल माना जाता था। ठीक है, और ये कैपिटलिस्ट क्लास से पहले जो हुआ करते थे। ठीक है, और में जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में चर्च में जो फादर्स होते थे वो डोमिनेटिंग होते थे। तो ये सब ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स थे। अब इनकी वैल्यू नहीं रही इतनी, आप देखेंगे अब ब्राह्मण क्या कपड़े पहन रहा है आप वो कपड़े नहीं पहनेंगे। अब आप क्या कपड़े पहनेंगे जो हीरोइंस पहन रही है, हीरोज पहन रहे हैं, मूवीज में एक्टर एक्ट्रेसेस पहन रही है, वो सब आप जो है कपड़े पहनेंगे। वो सब ब्रांड्स आप रेफर करेंगे कि हाँ ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है, मुझे ये ब्रांड लेना है, वो ब्रांड लेना है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंटेलेक्चुअल्स जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी और कल्चर ऑफ कैपिटलिज्म को मेंटेन करने के लिए जो है ये लोग जो है यही लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हमारा जो आइडिया है ग्राम्स्की का ख़त्म होता है। वो कहते हैं ग्राम्स्की की इंटेलेक्चुअल्स को भी साथ में आना पड़ेगा अगर हमें रिवॉल्यूशन करना है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स जब कोई भी तरीके के, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर उसमें कोई इंटेलेक्चुअल सामने आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं आपका जो उसमें बिलीफ है वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल्स के बिना रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है, ऐसा ग्राम्स्की सजेस्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ आप देखिए ना, अगर कोई कॉमन मैन रिवॉल्ट करेगा तो वो क्या होगा, उसको सबसाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जब उसमें कोई इंटेलेक्चुअल ज्वाइन कर लेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी, तो उनके एक इम्फोसिस बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ग्राम्स्की कहते हैं कि रिवॉल्यूशन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ इंटेलेक्चुअल्स भी हो। नाउ टॉकिंग अबाउट सोशल कैपिटल बाय पुटमैन। तो ये एक थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद आपका जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ा। ये सब पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। मैंने आपको पहले बताया था हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमने, देखिए मैं आपको एक बार ऊपर ले आती हूँ फिर बताती हूँ। हमने जो है समझा था अबाउट दी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, शुरुआत वहाँ से की थी। फिर ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टाइप पढ़े थे, मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पार्ट पढ़े थे, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच हमने समझने की कोशिश की थी। उसमें हमने ये पोस्ट मटेरियलिज्म का आइडिया समझा, सब कल्चर का आइडिया समझा, पॉलिटिकल कल्चर अपने आप में क्या होता है वो समझा, और हेजेमनी का आइडिया हमने अभी समझा। और फिर अब फाइनली हमारा सोशल कैपिटल बचा है बाय द आइडिया ऑफ पुटमैन, और उसके बाद जो है हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और ये जो सीरीज़ जो हम फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1 से आप इसको फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं सोशल कैपिटल के बारे में। तो देखिए सोशल कैपिटल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप एक सोशोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको शायद पता होगा, मैं आपको एक बार रिकैप करवाती हूँ, शायद आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए कैपिटल्स आर ऑफ 3 टाइप। देखिए हम कैपिटल से अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है कि पैसा, रिसोर्सेज, पावर, राइट। तो कैपिटल को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ तो। वैसे एक होता है फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है, एक होता है हमारा इकोनॉमिक कैपिटल, दूसरा होता है हमारा सोशल कैपिटल। ठीक है, देखिए सोशल कैपिटल में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सोशल रिलेशनशिप्स हो गए, आपकी नेटवर्किंग हो गई। जैसे कि समझ लीजिए आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है,
तो एक बोर्डियो जो है इसको 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल। वैसे अलग-अलग स्कॉलर्स को अलग-अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बट सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल एंड कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल में बोर्डियो बताते हैं कि जो आपकी जैसे एजुकेशन हो गया, आपके जो है स्किल्स हो गई, ये सब आपके जो है समझ लीजिए आपको जॉब चाहिए या फिर आपको सस्टेनेंस चाहिए सोसाइटी में, ठीक है? तो आपने क्या किया, कल्चरल कैपिटल का यूज़ करेंगे, आप एजुकेशन स्किल्स का यूज़ करेंगे टू गेट अ जॉब। नाउ टॉकिंग अबाउट दी सोशल कैपिटल पे, सोशल कैपिटल पे आखिरी में आती हूँ मैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इकोनॉमिक कैपिटल क्या होता है, आपके पास रिसोर्सेज है, मनी है, आपने इन्वेस्ट किया पैसा और आप जो है बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये आपके पास ये भी पावर है। और कोई इंसान होते हैं ना आपकी सोसाइटी में, आपने देखा होगा कि जिसके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। हाँ भाई, इसकी तो सबके पास नेटवर्किंग है, इसकी तो पहचान से काम हो जाएगा, ठीक है? तो उसे हम सोशल कैपिटल कह सकते हैं, एक तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो सोशल कैपिटल पुटमैन ये बताते हैं कि जो नेटवर्किंग होती है, रिसोर्सेज होती है, जब आपस में लोग जुड़ते हैं, लोग साथ में काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम अक्सर इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि देखिए, जब आप कोई अकेले कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अकेले आप उठे और बोले चलो मुझे सोसाइटी में चेंज लाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऐसा कैसे नहीं होगा? बिकॉज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि आप एक दिन उठे और कहे कि चलो मुझे सोसाइटी में चेंज लाना है, मुझे कुछ करना है, ऐसा नहीं चीज़ें होती हैं। आपको कैसे करना होता है, आप पहले एक सोसाइटी बनाएँगे या फिर आप एक वेलफेयर फेडरेशन बनाएँगे या फिर आप क्या बनाएँगे, कोई भी तरीके की एनजीओ को एस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पर आप डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप पहचान निकालेंगे, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे, स्टूडेंट्स को बुलाएँगे, तो ये सब एक तरीके से सोशल कैपिटल में आता है। इट मीन्स दैट कि आपकी जो पहचान है, आपकी नेटवर्किंग है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाते हैं, जो नेटवर्क्स आप क्रिएट करते हैं, इससे भी जो है आपको बहुत हेल्प मिलती है। अक्सर ऐसा होता होगा, आपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में देखा होगा कि पहचान से बहुत सारे आपके जो है काम हो जाते हैं। तो इसमें वो बताते हैं पुटमैन कि इसमें टेंजिबल रिलेशनशिप भी आ जाएँगे, नॉन टेंजिबल भी आ जाएँगे। जहाँ पर आप लोग मिलते हैं, पब्लिक स्पेसेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब भी इसमें आ जाएगा। और नॉन टेंजिबल रिसोर्सेज जैसे कि आपके ऊपर लोगों का भरोसा है, ठीक है? आपको लोग भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, ये भी इसमें आ जाएगा। कुछ पुटमैन के अकॉर्डिंग 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं सोशल कैपिटल के। एक मॉरल ऑब्लिगेशन एंड नॉर्म्स, ठीक है? जिस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, अक्सर आप देखिए, अगर आप कभी स्टूडेंट आप बचपन से कोई सोसाइटी में जुड़े होंगे, कोई भी सोसाइटी से आप जुड़े होते हैं, कभी आपके रिलीजियस सोसाइटी से जुड़े होते हैं, कभी आपके जो आपका जो कहते हैं ना कि जो आपकी समाज का सोसाइटी होती है, जैसे कि आपकी खुद की जो आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, अग्रवाल समाज की सोसाइटी हो गई, ठीक है? तो कहने का मतलब जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या चाहे जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसकी एक सोसाइटी रहती होगी जिससे आप जुड़ते होंगे। इसमें आप सोशल वैल्यूज़ को जोड़ते हैं, सोशल नेटवर्किंग आप करते हैं। इससे आपको अक्सर बहुत बार फ़ायदा पहुँचता है, जिसमें आप कहीं न कहीं ऐसी जगह पे पहुँच सकते हैं जहाँ पर आप अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाते। तो ये तीनों चीज़ें जो है पुटमैन बताते हैं सोशल कैपिटल का पार्ट होती हैं। तो अगर एक सोसाइटी के अंदर पुटमैन बताते हैं कि बहुत अगर हमें सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो सोशल कैपिटल को डेवलप करना पड़ेगा। और यही सोशल कैपिटल की बात वो अपनी बुक में करते हैं, बॉलिंग अलोन। बॉलिंग अलोन आपको पता है, बॉलिंग मतलब क्या करना, अकेले आप बॉल फेंक रहे हो, तो ठीक है, मतलब अकेले आप काम करोगे तो नहीं होने वाला। तो पुटमैन बताते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है और 1960 से अमेरिकन सोसाइटीज़ में ये कम होने लग गया है। मतलब लोग इतने इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं कि वो अपने काम करते हैं, अपने घर आते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करना पसंद करते हैं। खुद के साथ रहना, खुद के साथ जो है सोलोगैमी प्रैक्टिस करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पुटमैन यही आइडिया बताते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कम हो चुका है और यही चीज़ वो बताते हैं कि सोशल नेटवर्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब आप सब लोग साथ मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे, तो इससे आप कम्युनिटी फॉर्म करेंगे। कम्युनिटी फॉर्म करने से आप कहीं न कहीं पब्लिक ओपिनियंस को शेप कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुछ आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक आपको कुछ बात पहुँचानी है, तो आप अकेले जाएँगे, उठ के बोलेंगे सुन लीजिए, तो कोई बात आपकी नहीं सुनने वाला। आप एक एनजीओ एस्टैब्लिश करेंगे, उसमें आप 100-200 लोगों को जोड़ेंगे, फिर आप जाएँगे कि प्रोटेस्ट करेंगे, लेटर लिखेंगे, आपकी बात की जो है एक वज़न रहेगा, एक वैल्यू रहेगी। तो यही चीज़ जो है लोगों को, यही चीज़ पुटमैन बताते हैं कि ये इंटरपर्सनल कनेक्शंस को बनाना और हेल्दी कम्युनिटी बॉन्ड्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोग मिलकर शेयर्ड गोल्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो गोल कुछ भी हो सकता है। ठीक है?
वो ये भी बताते हैं कि मतलब 2 तरीके के बताते हैं कि सोशल कैपिटल होता है। या तो आप अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ जाओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके सोसाइटी के लोगों के साथ आप जुड़ गए। जैसे कि समझ लीजिए आपकी एक रिलीजन है, आपका रिलीजन के साथ आप जुड़ गए, या फिर आपका जो है एक कास्ट है, आपने अपने कास्ट, अपने बिरादरी, अपने समाज के लोगों के साथ आप जुड़ गए। ये एक तरीके से होता है बॉन्डिंग सोशल कैपिटल। और एक होता है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल, जिसमें आप अलग-अलग लोगों को साथ में लाते हैं। जैसे समझ लीजिए डिफरेंट रीजन के लोग साथ में आ रहे हैं, डिफरेंट तरीके के लोग साथ में आ रहे हैं, वर्कर्स और फार्मर्स साथ में आ रहे हैं, तो इसे हम ब्रिजिंग सोशल कैपिटल कहेंगे। तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं रहेगा, लेकिन ये लोग फिर भी साथ में आएंगे। ये जो है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल है। और पुटमैन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रिजिंग सोशल कैपिटल, क्योंकि एक डाइवर्स सोसाइटी, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी, और इसमें डिफरेंट लोगों सोशल ग्रुप जब साथ में आएंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो यही चीज़ अपनी बुक में बताते हैं पुटमैन। वो बताते हैं कि अमेरिकन्स जो है वो सोशल इंगेजमेंट से दूर होते जा रहे हैं। मेंबर्स जो बनते थे पहले एसोसिएशंस में, वो भी वो ख़त्म करते जा रहे हैं, क्लब मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, और चर्च की मेंबरशिप भी डिक्लाइन हो रही है। ये सब चीज़ें बता रहे हैं। सोशलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, और इससे जो है आपको देखने को मिल रहा है कि अब जो है सोशल प्रॉब्लम्स जो है निकल कर आ रही है। सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे सॉल्व होगी? आपकी बेसिक एक्टिविटीज़, आपकी इकोनॉमिक नीड्स तो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए आपको सोशल कैपिटल डेवलप करना होगा। सिमिलरली वो केस बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो सिविक पार्टिसिपेशन है वो कम होते जा रहा है, और यही चीज़ वो बताने की कोशिश करते हैं इन अमेरिकन सोसाइटी एज़ वेल एज़ यूरोपियन सोसाइटी। और ये भी बताते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। एक सेंसस शो करता है, मैं आपको बताती हूँ, अमेरिकन इलेक्शंस जो होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ल्ड में। अब पूरे वर्ल्ड की नज़र इस पे होती है, बिकॉज यूएस डोमिनेटिंग एक्टर है। और वहाँ पर अगर कोई ऐसा कोई पर्सन आ जाता है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प से जो चेंज हुआ, ठीक है, तो चेंज होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की नज़र होती है कि भाई क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन वहाँ के लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, वहाँ के लोग लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, डेवलप्ड है, वो लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर चुके हैं, बट स्टिल वहाँ का अगर आप देखेंगे कि कितना पार्टिसिपेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल, अगर आप देखेंगे कि इलेक्टोर, अगर जैसे कि हम इंडिया के अंदर देखते हैं ना कि कितने परसेंटेज लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, ठीक है, इससे बताया जाता है कि डेमोक्रेसी हेल्दी है या नहीं। तो वैसे ही सिमिलरली अगर आप वहाँ का केस देखेंगे तो अराउंड 50% सिर्फ वोटिंग है वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज कितना है, तो सिर्फ 50% आता है रिसेंट सेंसस में। तो ये समझ में आता है कि वहाँ के लोग सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, अब उनको इंटरेस्ट नहीं रहा पॉलिटिक्स में, और इससे जो है सोशल कैपिटल डिक्लाइन हो रहा है। इसी के बारे में जो है पुटमैन डिस्कस करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो पॉलिटिकल कल्चर के बारे में और इसके डिफरेंट सब पार्ट्स के बारे में। और ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना आपको चैप्टर कैसा लगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बाकी की चीज़ें। और अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप टैब में जाकर ऑफर्स चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।